हेलो बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर सेकंड जो हाइड्रोकार्बन है एल्कीन्स। आज हम एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि एल्कीन्स की कुछ एक फिज़िकल प्रॉपर्टी, उसके स्ट्रक्चर, उसके आइसोमेरिज्म वगैरह हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो देखो एल्कीन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम एल्कीन्स के अंदर अगर हम देखें तो एल्कीन्स के अंदर हमें पता है कि एल्कीन क्या होते हैं। हमने स्टडी किया था कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दो टाइप्स के हमने हाइड्रोकार्बन स्टडी किए थे, ठीक है। तो एल्कीन्स क्या होता है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी हमने जो स्टडी किए थे उनमें ये एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्कीन्स बोलेंगे, ठीक है। और जितने भी जो एल्कीन्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन एटम होता है उनके अंदर कम से कम क्या मिलेगा, एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे एल्कीन्स, ठीक है। और एल्कीन्स के अंदर जो हमें पता है कि जो प्राइमरी सफिक्स जो यूज़ होता है, ठीक है, तो इनके अंदर जो प्राइमरी सफिक्स हम यूज़ करेंगे, जो नेम के पीछे क्या वर्ड देखने को मिलेगा, ईन देखने को मिलेगा, तो वो क्या होंगे, एल्कीन्स होंगे। जैसे हम देखते हैं ना इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन वगैरह, तो ये क्या है, सारी एल्कीन्स है। इनके नेम के पीछे क्या आ रहा है, ईन्स आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर एल्कीन्स को देखें तो एल्कीन्स का जो दूसरा नाम है इनको बोलते हैं ओलेफिन्स। ओलेफिन्स का मतलब होता है कि जो केमिकल सब्सटेंस क्या बनाते हैं, ऑयल्स बनाते हैं। तो मतलब इनको क्या बोलते हैं, ऑयल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इनके जो स्मॉलर मेंबर जो है, इथीन है, प्रोपीन वगैरह हैं, ये क्या है, कुछ एक हैलोजन जो है क्लोरीन ब्रोमीन, इनके साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ऑयली सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए इनको क्या बोलेंगे, ओलेफिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो एल्कीन्स हैं उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है उससे कुछ एक प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है। तो देखो स्ट्रक्चर के अंदर, तो स्ट्रक्चर के लिए हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पे इथीन का, ठीक है। क्योंकि इथीन है चाहे कोई भी एल्कीन है, उसके लिए अपने को स्ट्रक्चर के लिए किसी का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इथीन का एग्जाम्पल लिया। अगर हम इथीन को देखें तो हमें पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। यानी कोई भी एल्कीन है उसके अंदर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो हमें पता है कि जो कार्बन एटम है इसके अंदर उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब क्या है, कार्बन एटम जो है उसके अंदर क्या है, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और वो तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और एक इसके अंदर क्या होगा, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जैसे अगर इसको देखें तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड। अगर हम कार्बन एटम को देखें तो उसका जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो अपने को दे रखा है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ग्राउंड स्टेट के अंदर जो 2s ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और एक्साइटेड स्टेट में अगर हम देखेंगे तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या हो जाती है, अनपेयरिंग हो जाती है, ठीक है। ये अनपेयरिंग होती क्यों है, अगर हम देखेंगे जो इथीन मॉलिक्यूल है, अगर इस इथीन को देख रहे हैं तो इसमें हर एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। और चारों के चारों जो बॉन्ड है वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो हमने पीछे केमिकल बॉन्डिंग में थ्योरी पढ़ी थी कि जब भी क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी, तो उसके लिए क्या होता है, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि 4 जो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हर एक कार्बन एटम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या है, 4 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए। इसलिए आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन्स का क्या करवा दिया, प्रमोशन करवा दिया, ठीक है।
तो पर अगर इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, हर कार्बन एटम क्या है 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और हर कार्बन एटम 1 पाई बॉन्ड बना रहा है। तो जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतने ही ऑर्बिटल क्या है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके मतलब यहाँ पे अपने को हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये एक जो इलेक्ट्रॉन है इसमें या एक ऑर्बिटल है वो क्या रह जाएगा, अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा। तो अगर आप देखो ये फर्स्ट कार्बन था, इसी तरह सेकंड कार्बन में यही कंडीशन अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, उसमें भी क्या होगा, यही sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही सेम sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसके केस में अपने को मिल रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, हर एक कार्बन एटम में से एक जो कार्बन एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दूसरे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके कार्बन कार्बन क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बाकी दो जो इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे या तो वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे या दूसरे जो कार्बन एटम है उनके साथ ओवरलैप कर सकते हैं। बट एक क्या अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो बचा है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पाई बॉन्ड जो बनता है ये किस कैसे बनेगा, जो अनहाइब्रिडाइज जो p ऑर्बिटल है उनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होने से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड बनेगा ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो ये पाई बॉन्ड बनता है इसके अंदर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो एल्कीन होती है वो क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। इसलिए वो क्या है, ज़्यादातर क्या है, एल्केन की कंपेयर में ज़्यादा रिएक्टिव होगी। जब भी कोई ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो इसके ऊपर आके अटैक करेगा। अब इस पे आके अटैक कौन करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इलेक्ट्रॉन जो सर्च करता है, जो इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए वो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो यानी इलेक्ट्रोफाइल इजिली आके क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। इसका मतलब क्या है, जो एल्कीन्स है उसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये तो गया इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अगर आप इसमें देखें जो नेक्स्ट है वो हम इसमें देख रहे हैं कि एल्कीन के अंदर अगर नेमिंग देखें तो नेमिंग में हमने देख लिया इन वर्ड लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर आइसोमेरिज्म की। ठीक है, तो एल्कीन जो है ना वो दो तरह के आइसोमेरिज्म शो करती है। कौन कौन से, एक तो शो करती है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा शो करेगी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये दोनों हम पढ़ेंगे। तो एल्कीन्स के अंदर अगर हम स्टडी कर रहे हैं आइसोमेरिज्म, क्या, आइसोमेरिज्म, तो ये दो तरह के आइसोमेरिज्म दिखाएगी। एक तो दिखाएगी स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन से होते हैं, हमें पता है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उनकी जो स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो वो तो होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये तो हमने पहले स्टडी की है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो वो अभी हम पढ़ेंगे, पहले स्ट्रक्चरल को क्लियर कर लें। ठीक है, तो इसमें हमें पता है क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। जबकि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर या हम कह सकते हैं एटम्स की जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिफरेंट, क्या होगी, डिफरेंट होगी। वो क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। तो ये कितने टाइप्स के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करता है। अगर हम एल्कीन्स की बात करें तो हमें पता है कि एल्कीन के अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, नंबर 1 तो जो अपने को देखने को मिलेगा वो शो करेगा ये चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। कौन सा, चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या होता है, हमें पता है फार्मूला सेम होता है बट हमें कार्बन या तो चेन की फॉर्म में मिलेगा या कार्बन की हमें चेन के अंदर कुछ ब्रांचेस देखने को मिलती है। जैसे अपने को एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल के अंदर मान लो अपने को क्या दे रखी है, ब्यूटीन दे रखी है C4H8। ठीक है, देखो एल्कीन का ये केमिकल फार्मूला मैंने नहीं बताया, मैंने सोचा आपको आता होगा।
ठीक है, CnH2n ये हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये अपने को दे रहे, तो इसके दो आइसोमर अगर हम बनाएंगे तो या तो क्या होगा, इसमें ये अपने को स्ट्रेट चेन देखने को मिलेगी, ठीक है, ये तो होगी ब्यूटीन। अगर इसको हम देखें दूसरी तरह से तो इसमें अपने को क्या मिल सकती है, इसके अंदर हमें ब्रांचिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमें पता है 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि इसमें एक स्टेट है, दूसरा क्या है, ब्रांच है, फार्मूला क्या है, सेम है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्या मिलेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो दूसरा टाइप इसमें मिलेगा वो मिलेगा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। यानी कहने का मतलब फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। जैसे यही केस अपने को दे रखा है, बट क्या होगी, जो पोजीशन होगी किसकी, डबल बॉन्ड की, उसकी रिस्पेक्ट में दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे अपने को एग्जांपल दे रखा है C4H8, यही लेके हम चलते हैं, ठीक है। तो एक तो अपने को दे रखी है ब्यूट1इन, ठीक है, ये अपने को दे रखी है क्या, ब्यूट1इन। और जो दूसरा अपने को एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है ब्यूट2इन का। अगर इन दोनों को अगर हम देखें तो दोनों में क्या है, डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो क्या है, डिफरेंट है। एक में तो क्या है, फर्स्ट कार्बन पे है, और एक में सेकंड कार्बन पे क्या है, जो डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो थर्ड जो आइसोमर है वो कौन सा अपने को दे रखा है, इसमें अपने को दे रखा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कौन सा दे रखा है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। यानी कहने का मतलब इसमें क्या होगा, या तो अपने को क्या मिलेगी, यहाँ पे फार्मूला तो सेम होगा, या तो कार्बन की हमें क्या मिलेगी, चेन मिलेगी, या वही कार्बन एटम हमें किस में मिलेंगे, रिंग की फॉर्म में मिलेंगे। जैसे अपने को क्या दे रखा है, यही ब्यूटीन दे रखी है C4H8। यानी आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो एल्कीन्स होती है, एल्कीन और जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम देखें तो ये अपने को क्या दे रखी है, ब्यूटीन दे रखी है, चाहे आप 1 ब्यूटीन बनाओ चाहे 2 ब्यूटीन बनाओ, ठीक है। इनका जो फार्मूला है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जबकि दूसरा हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन बना रहे हैं, यानी कार्बन एटम को हमने रिंग की फॉर्म में अरेंज कर दिया है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, ये एक दूसरे के हो गए क्या, जो अपने को दिए हैं रिंग चेन आइसोमर। तो ये तो था इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखो क्या होगा, क्या होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ये कब अराइज होते हैं, ये सारी कंडीशन हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपने देखना है कि जो एल्केन्स होते हैं ना, एल्केन्स में तो क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन एटम होते हैं उनके बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे ये मैंने मार्कर रखा है इन हाथ के बीच में, तो ये क्या एक सिंगल बॉन्ड है। मान लो ये हथेलियाँ क्या है, कार्बन है, तो इसका मतलब ये क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उस सिंगल बॉन्ड के चारों ओर क्या है, जो कार्बन एटम है वो क्या कर सकते हैं, इस तरह फ्री रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम किसके केस में देखें, एल्कीन के केस में देखें, तो एल्कीन के केस में क्या है, हमें क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहे हैं, ठीक है। सेम इसी तरह तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है फ्री रोटेशन पॉसिबल, क्योंकि अगर हम एल्कीन में देखें तो हमें पता है सिग्मा बॉन्ड के अलावा क्या मिल रहा है, पाई बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये पाई बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, अगर ये टूट जाए, ठीक है, तो ही फ्री रोटेशन पॉसिबल है। ये जो ओवरलैपिंग है ये नहीं हटेगी। क्यों नहीं हटेगी, क्योंकि इसको हटाने के लिए बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और बॉन्ड कब टूटेगा, जब उसको एनर्जी मिलेगी। तो अगर हम देखें रूम टेम्परेचर के ऊपर,
तो इतनी एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स को है वो अवेलेबल नहीं होती कि वो आपस में जैसे स्ट्राइक करेंगे, उनकी बम्बार्डमेंट होती है, कॉलिजन होता है, तो इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि जो इनका पाई बॉन्ड है वो क्या हो जाए, उसकी ब्रेकेज हो जाए और जिससे वो क्या फ्री रोटेशन कर सके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन कार्बन एटम होते हैं, ठीक है, इनके बीच में ये जो अपने को क्या दे रखा है, जो डबल बॉन्ड दे रखा है, मतलब सिग्मा और पाई, ये जो बॉन्ड है इसके साथ जो कार्बन जुड़े हैं उनकी पोजीशन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और इन कार्बन एटम के साथ कोई भी जो ग्रुप आके जुड़ता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ए बी कोई भी ग्रुप आके जुड़ता है, ठीक है, तो उसकी पोजीशन भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, तो इसी पोजीशन के अकॉर्डिंग, फिक्स पोजीशन के कारण जो अपने को एल्कीन मिलती है, मतलब जो अपने को एल्कीन मिल रही है वो कौन सी है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, क्योंकि यहाँ पे कोई जो ग्रुप जुड़ रहा है तो इससे सब्स्टिट्यूशन होके वो मिल रहा है। ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स होगी उसमें हमें दो डिफरेंट टाइप्स की अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसमें उस अरेंजमेंट में अपने को क्या मिलेगा, उसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि दो जो ग्रुप है या तो वो सेम साइड आके जुड़ सकते हैं या वो क्या है, अपोजिट साइड आके जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने ये दो ए जो सब्स्टिट्यूट लिए हैं वो दोनों सेम साइड में, ये क्या एक दूसरे के अपोजिट साइड भी हो सकते थे। तो हमें यहाँ पे दो डिफरेंट जो अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, वो भी कहाँ पे, इस कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके चारों ओर। तो ये जो इस तरह की जो अरेंजमेंट, जिसमें क्या हो कि जो एटम्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट है डबल बॉन्ड के चारों ओर, उसके रिस्पेक्ट में वो एक दूसरे से जो डिफरेंट होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, दोज कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर या स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट क्या होगी, दे आर, बट दे आर डिफर इन रिलेटिव अरेंजमेंट, रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को बोलो या इनको क्या बोलो, एटम या ग्रुप्स बोलो। ठीक है, अराउंड द डबल बॉन्ड इन द स्पेस, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे। समझ में आई इतनी बात, यानी डबल बॉन्ड के चारों ओर जो रिलेटिव अरेंजमेंट होगी एटम्स की, वो क्या मिलेगी अपने को, डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे। ये फिनोमिना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो इसमें हमने देखा कि अगर क्या हो, दो लाइक एटम, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दो लाइक एटम दोनों हाइड्रोजन लिए और इधर मैंने ले लिए दो मिथाइल ग्रुप ले लिए। ठीक है, तो ये दोनों लाइक जो अपने को एटम या ग्रुप्स दे रखे हैं वो क्या है, सेम साइड में है। जब क्या हो, लाइक एटम क्या हो, सेम साइड में हो, ठीक है, लाइक एटम्स ऑन सेम साइड, तो जो आइसोमर अपने को मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, अगर यही क्या हो, दोनों जो लाइक एटम है ये क्या हो, अपोजिट साइड प्रेजेंट हो। ठीक है, डबल बॉन्ड के चारों ओर एक दूसरे से क्या होंगे, अपोजिट साइड होंगे। क्या होंगे, अपोजिट साइड में अपने को क्या मिले, लाइक एटम्स मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। क्या बोलेंगे उनको, ट्रांस आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपके जितने भी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप स्टडी करोगे तो आपको क्या, सिस और ट्रांस दो डिफरेंट टाइप्स के आइसोमर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो कोई भी जो एल्कीन है,
ठीक है, उसके अंदर जिसमें इस तरह की अरेंजमेंट मिली, यानी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रही है, ठीक है, तो उसमें आपको सिस और ट्रांस मिल रहा है। तो ये जो सिस और जो ट्रांस जो आइसोमर मिल रहे हैं, इनके जो अरेंजमेंट हैं, उन्हीं के बेस पे इनकी जो कुछ एक जो प्रॉपर्टी है, यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसमें अपने को क्या मिलेगा, कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि सिस और जो ट्रांस आइसोमर है, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनके अंदर किस तरह का जो चेंज है वो अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब कंपैरिजन करते हैं हम सिस और ट्रांस आइसोमर की कुछ एक प्रॉपर्टी। उससे पहले हमें कुछ एक बातें समझनी होगी, उसी के बेस पे वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जो बात समझनी है वो क्या है, आपको एक क्या दे रखा है, सिस आइसोमर दिए। मान लो मैंने यहाँ पे ये बनाया क्या, सिस ब्यूटीन बनाई। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सिस ब्यूटीन। और जो दूसरा अपने को क्या दे रखी है यहाँ पे, ये अपने को दे रखी है ट्रांस ब्यूटीन, जिसमें जो दो लाइक ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो अपोजिट साइड प्रेजेंट है। तो इसमें देखो, अगर इनके स्ट्रक्चर को हम देखें, ठीक है, तो ये हमें पता है कि सिस हो गया और ये हो गया ट्रांस। अब इसमें जो हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे वो उनके कुछ एक फैक्टर है, उसके बेस पे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सिस में क्या होते हैं, दो लाइक ग्रुप सेम साइड। अगर ये बड़े ग्रुप है, ठीक है, तो क्या होंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। ठीक है, या हम कहेंगे कि जो सिस आइसोमर होते हैं वो क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि इसमें दो लाइक ग्रुप होते हैं वो सेम साइड में होते हैं, तो सही तरह से सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं होती। और सिमेट्रिकल अरेंजमेंट जब ढंग से नहीं होगी तो इनकी जो क्रिस्टल लेटिस के अंदर जो पैकिंग है या क्लोज पैकिंग है वो क्या है, अच्छी तरह नहीं होगी। क्लोज पैकिंग जो है वो क्या है, अच्छी तरह नहीं होगी। ठीक है, जब क्लोज पैकिंग अगर अच्छी तरह नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, हमें पता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इसमें क्या होगी, वंडरवाल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो क्या होगी, इनके केस में अपने को क्या मिलेगी, लेस मिलेगी, लो मिलेगी, कम मिलेगी। ये अगर कम मिलेगी तो इसके कारण क्या है, कुछ एक अपने को जो प्रॉपर्टी के अंदर क्या मिलेगा, हमें चेंज देखने को मिलेगा। अगर इसी तरह हम बात करें किसकी, हम ट्रांस की बात करें, तो जो ट्रांस वाला जो अपने को आइसोमर दिए होंगे वो क्या होते हैं, वो होते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है उनका। क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के कारण इनकी जो क्लोज पैकिंग है वो क्या होती है, अच्छी होती है। क्लोज पैकिंग क्या होती है, क्रिस्टल लेटिस के अंदर क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, जब क्लोज पैकिंग अच्छी होगी तो उसका मतलब क्या होगा, इनके अंदर जो वंडरवाल फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगी, क्या होगी, वंडरवाल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी क्या मिलेगी आपको, अच्छी मिलेगी। वो क्या होगी, हाई होगी। जब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगी तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में क्या अपने को क्या मिलेगा, जो कुछ एक प्रॉपर्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बात और आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर आपने जो डाइपोल मूवमेंट को अगर हम देखें, जो डाइपोल मूवमेंट है, वैसे आपने पढ़ा होगा कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ठीक है, जो चार्ज है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है डाइपोल मूवमेंट। अगर हम सिस आइसोमर के केस में देखेंगे तो जो अपने को जो डाइपोल मूवमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। जबकि जो ट्रांस आइसोमर है उसके केस में अगर हम डाइपोल मूवमेंट देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, अपने को लो मिलेगी। ठीक है, तो इस केस में अपने को जो डाइपोल मूवमेंट की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। जबकि इसके केस में जो डाइपोल मूवमेंट की जो वैल्यू है
वो अपने को क्या मिलेगी, लो मिलेगी। अब देखो डाइपोल मूवमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है उनके पोलर और नॉन पोलर होने से। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट इसका ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। अगर इसके केस में देखें तो इस ट्रांस में अपने को डाइपोल मूवमेंट 0 भी मिल सकता है, जबकि सिस के अंदर हमेशा नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें तो क्या है, नेग्लिजिबल डाइपोल मूवमेंट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक प्रॉपर्टी देखिए, इसी के बेस पे इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके याद होगी तो वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं वो हम स्टडी करेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट में देखो, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, हमें पता है कि मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी जो सब्सटेंस है वो क्या, सॉलिड से लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम देखें सिस और ट्रांस में से, तो मेल्टिंग जो पॉइंट है वो किसका ज़्यादा होगा, हमें पता है कि जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसी का ही जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात है कि जो ट्रांस आइसोमर होंगे, या हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर या जो ट्रांस एल्कीन्स होगी, ठीक है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हैविंग हाई, क्या होगा, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर। ठीक है, हमेशा क्या होगा, सिस की कंपेयर में जो ट्रांस आइसोमर्स होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, क्योंकि जो ट्रांस आइसोमर्स हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं सिमेट्रिकल। क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। तो वो सिमेट्रिकल होंगे तो हमें पता है जो पैकिंग है वो क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो पैकिंग अच्छी होगी तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। जब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो मतलब ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिएगा, अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी उनको मेल्ट करने के लिए। तो इसका मतलब जो ट्रांस आइसोमर होते हैं वो सिस आइसोमर की कंपेयर में ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ट्रांस एल्कीन और सिस एल्कीन में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपको जैसे दे दी यहाँ पे, ये तो दे रखी है सिस ब्यूटीन। ठीक है, और इधर क्या दे दी आपको, ट्रांस ब्यूटीन। तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन आ जाए तो आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सिस से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी देखें तो वो अपने को दे रखी है क्या, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब जो ये अभी हमने पढ़ी है इसी पे ही हम बता सकते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी। तो हमें पता है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, कोई चीज़ की ऐसे जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी के अंदर कम होगी उतनी ही जल्दी वो क्या हो जाएगी, उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो सिस आइसोमर होंगे, ठीक है, सिस आइसोमर्स जो होंगे यानी जो एल्कीन्स होगी, जो सिस एल्कीन अपने को दी है उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होगी, ट्रांस की कंपेयर में ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, शो हाई सॉल्युबिलिटी, क्या शो करेगी, हाई सॉल्युबिलिटी किसकी कंपेयर में, देन ट्रांस आइसोमर, किसकी कंपेयर में, ट्रांस आइसोमर्स की कंपेयर में। क्यों, क्योंकि सिस आइसोमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिस आइसोमर्स क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, किसकी कंपेयर में, ट्रांस की कंपेयर में। तो वो क्या होंगे, ईजिली डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इसका मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी क्या मिलेगी, अपने को ज़्यादा मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है,
तो बॉइलिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करेगी, जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डाइपोल मूवमेंट पे। जो थर्ड प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं वो कौन सी है, बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड ऑन डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। किसके केस में, जो भी आपको क्या दे रखे हो, आइसोमर्स दे रखे हैं। ठीक है, एल्केन के जो भी आइसोमर्स हैं उन आइसोमर्स के क्या है, डाइपोल मूवमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें पता है किसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो हमें पता है कि सिस आइसोमर जो होते हैं उनका क्या होगा, जो डाइपोल मूवमेंट्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, सिस आइसोमर्स हैव हाई डाइपोल मूवमेंट, हाई डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, देन ट्रांस आइसोमर, क्या होता है, ट्रांस आइसोमर। तो जिसका जितना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट्स होगा वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, पोलर कंपाउंड होता है। और जितना ही जो पोलर होता है, तो हमें पता है कि पोलर कंपाउंड्स में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो होती है डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमें पता है डाइपोल मूवमेंट पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट अगर बढ़ रहा है तो उससे क्या होती है, पोलरिटी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, पोलरिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हमें पता है एल्कीन जो होती है या पोलरिटी या जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें क्या होगी, डाइपोल डाइपोल क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे डाइपोल मूवमेंट बढ़ेगा तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है ये भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। जब ये बढ़ेगी तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलें किसका, एक तो अपने को दे रखी है ये सिस क्लोरोइथीन, सिस डाइक्लोरोइथीन दे रखी है। ठीक है, और जो दूसरी अपने को दे रखी है क्या, ट्रांस डाइक्लोरोइथीन। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो इसके अंदर हमें पता है कि जो डाइपोल मूवमेंट है कि इसका सिस डाइक्लोरोइथीन का वो क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा किसकी कंपेयर में, ट्रांस डाइक्लोरोइथीन की कंपेयर में। क्योंकि इसके अंदर जो डाइपोल मूवमेंट है सिस के अंदर वो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो ही लेंगे, जबकि इसके अंदर जो डाइपोल मूवमेंट होगा ट्रांस में वो अपने को क्या है, लगभग जीरो मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका जितना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा पोलर होगा, और जितना ही ज़्यादा पोलर होगा उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगी, और जितनी ज़्यादा डाइपोल अट्रैक्शन होगी तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो सिस आइसोमर जो है जिनका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है किसकी कंपेयर में, ट्रांस आइसोमर की कंपेयर में, तो हम बोलेंगे कि सिस आइसोमर्स हैव, सिस आइसोमर्स शो या ऑलवेज शो हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो सिस आइसोमर्स होते हैं उनका जो डाइपोल मूवमेंट्स होता है वो ट्रांस की कंपेयर में हमेशा क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, ये सिस और ट्रांस का हो गया कंपैरिजन। ठीक है, तो हमने डाइपोल मूवमेंट भी वैसे इसके साथ ही हमने स्टडी कर लिया है। जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, डाइपोल मूवमेंट थी। ठीक है, कौन सी थी, डाइपोल मूवमेंट। तो हमने पढ़ ही लिया कि डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, हमें पता है
कि प्रोडक्ट होता है चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का। जितना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, पोलर होता है। और जितना ही पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, नॉन पोलर की कंपेयर में ज़्यादा होगा। तो सिस और ट्रांस में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो सिस का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ट्रांस की कंपेयर में हमेशा क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब सिस जो है वो क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट मिल रहा है। जबकि ट्रांस जो होते हैं उसके अंदर अगर हम देखें तो वो क्या है, अपने को क्या मिल रहा है, जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे। क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने को देखने को मिलेंगे ट्रांस आइसोमर्स के अंदर। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बस बने रहिए मेरे साथ। और ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, जितने भी लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वो सारी की सारी क्या है, +1 और +2 की जो बेसिक केमिस्ट्री है वो हम स्टडी करेंगे, ताकि बेसिक क्लियर हो तो आप कोई कंपटीशन के लिए अच्छी तैयारी कर सको। ठीक है बच्चों, थैंक यू।